सर 1 मिनट अजान। Assalamu alaikum class. My name is Shahzeb Ali Pasha, roll number 1603. Our assignment is Alfred Adler. My topic is birth orders. Birth order. The term birth order refers to the order in which is the children of a family were born adulter. इसमें बर्थ ऑर्डर में अडल्टर का कहना था कि एक ही खानदान में पैदा होने वाले बच्चे जो होते हैं वो होते हैं जिनकी शख्सियत बहुत ही नुमाया और आला शख्सियत उनमें पाई जाती है। इसमें उसने फर्स्ट बॉर्न जो बेबी होते हैं उसके बारे में बताया कि जो पहले पैदा होने वाले बच्चे होते हैं वो बहुत ही लीडराना शख्सियत के हामिल होते हैं, उनमें जुर्रतमंदाना फ़ैसला लेने की सलाहियतें होती हैं, ठीक है। और जो बाकी दूसरे बच्चे होते हैं उनकी निस्बत वो अपना अच्छे फ़ैसले कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं सेकंड बॉर्न बेबी। जो दूसरे नंबर पे पैदा होने वाले बच्चे होते हैं वो बेसिकली इनमें भी लीडराना सलाहियत होती हैं। ये अपने बड़े बहन भाइयों से सीखते हैं और अगर इनको सपोर्ट किया जाए, इनकी मदद की जाए तो ये उनके साथ मिलके काम करना शुरू कर देते हैं जो कि इनसे बड़े बेबी होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं यंगेस्ट चाइल्ड, मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं, ये जो होते हैं ये मुहस्सर करते हैं दूसरे अपने बड़े बहन भाइयों के, अपने पेरेंट्स पे, अपने रिश्तेदारों पे। इनमें जो होती हैं सलाहियतें इनमें ना सलाहियतें जो होती हैं बहुत कम होती हैं। ये एक तरह से कह दें कि लाडले होते हैं, जिस वजह से ये अपना हर काम दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। इनमें 2 टाइप्स होती हैं, जो टाइप्स है इसमें आ जाता है कि ये उनसे सीख के अपने कामों को उसमें ये जो होते हैं ये डिपेंड कर देते हैं, मतलब कि अपना हर काम दूसरे बंदे पे, अपने बहन भाइयों पे, अपने पेरेंट्स वगैरह पे छोड़ देते हैं कि वही करेंगे। इसके बाद आ जाता है ओनली चाइल्ड, जो सिर्फ अकेला होता है, लड़का होती है या लड़की होती है। जो किसी लिहाज से डिपेंड कर रहे होते हैं, एक बच्चा होने की वजह से इन्हें लाड प्यार में पाला जाता है, जिसकी वजह से ये डिपेंड कर रहे होते हैं दूसरों पे, ठीक है जी। इनकी एक बाकायदा तहकीक भी की गई थी जिसमें बताया गया था कि एक स्कूल और कॉलेजेस में तहकीक की गई थी जिसमें पहले नंबर पे पैदा होने वाले बच्चे, चाहे वो स्याह रंग के हों, सफ़ेद रंग के हों या किसी भी किस्म, किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, उनके जो स्कोर थे वो दूसरे बच्चों से जो तीसरे किया गया था। उसमें बताया था कि जो तीसरे नंबर पे या फोर्थ नंबर पे पैदा या ओनली चाइल्ड होते हैं, सिर्फ पैदा होने वाले बच्चे होते हैं, वो कर रहे होते हैं बेसिकली अपने बड़े बहन भाइयों पे। इसके बाद आगे आ रही हैं इसकी कुछ फर्दर टाइप्स, वो करेंगी एक्सप्लेन मुनज़्ज़ा। थैंक यू। यहाँ तक किसी को अगर कोई सवाल वगैरह। नेक्स्ट कौन? मुनज़्ज़ा नेक्स्ट आ रही हैं सर। वालेकुम। My name is Munazza and my roll number is 1613. My topic is Alfred Elder. My topic is Alfred Elder assignment and my topic is development of a destruction lifestyle. There are 3 major sets of environmental factors: organ inferiority, neglect और rejection है, pampering है। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो
एक तबाहकुन जिंदगी का मकसद ही उन खानदानों में कायम किया जा सकता है जिसमें जो वालदान है वो जज्बाती तौर पे बच्चों से अलग हो जाते हैं और या वो किसी भी जो है लाड प्यार से बच्चों को बिगाड़ते हैं। अल्फ्रेड का कहना था कि वो बच्चों जो माँ बाप अपने बच्चों को लाड प्यार करके उनकी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, उस चीज से बच्चे जो हैं वो खराब होते हैं। जो हर विश पूरी करते हैं उस चीज से बच्चे खराब होते हैं। और रिसर्च से पता चला था कि इस तरह के बच्चों में जवानी में बालिग होने का इम्कान है जो उनके हक और मंशियात के जज्बात के साथ होता है और उनमें माशरती मुफाद का थोड़ा सा एहसास नहीं होता और वो अपने आप को नाअहल और कमतर महसूस करते हैं। और उसके बाद वो मुस्तकिल तौर पर तनाव का और तनाव का शिकार रहते हैं और खौफजदा रहते हैं। खास तौर पर फैसले करने में उनको मुश्किल होती है और जैसे शिकस्त कोई कंपटीशन करना है उसमें उनको मुश्किल होती है और वो दूसरों के जरिए कमतर समझे जाने वाले बेनकाब होने और उनके तस्लीम करने से घबराते हैं। ऐसे ऐसे जो बच्चे जिनको लाड प्यार से माँ बाप ने बहुत ज्यादा बिगाड़ा होता है वो उनको फिर आगे जाके मुश्किलें होती हैं। और फिर नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव लाइफस्टाइल। डेवलपमेंट एडलर के मुताबिक जिन लोगों के सेहतमंद या तमीरी तर्ज की जिंदगी तैयार की है और वो खानदानी जिंदगी का तजुर्बा करते हैं जिसमें लड़ाई झगड़े और झगड़े ही बहुत कम होते हैं। ऐसे खानदानों में वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों के साथ एहतराम और गौर से बर्ताव करते हैं। और एडलर का ख्याल था कि अफराद उन तमाम किरदारों का माशरती मुफाद के मुताबिक पुर कर सकते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके वो अपनी सलाहियतों को माशरे की फलाह बहबूद के लिए ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा जो ऑटो मैकेनिक्स डॉक्टर्स की तरह ही काबिले कदर हैं। अगर हर एक ही सलाहियत की ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो माशरती मुफाद के मुताबिक बर्ताव के तनाजुर में अपनी बेहतरीन कोशिश कर रहा है। और फिर जो किस क्वेश्चन था उससे कि would such a person act dishonestly and steal a loaf of bread to feed a starving child? एडलर ने उसका जवाब दिया कि yes, but only if the individual had exhausted every other avenue in trying to solve the problem. The healthy person lives by principles but inelastic enough to modify their under exceptional circumstances. Next topic, Adler's four major lifestyle types. एडलर की 4 मेजर लाइफस्टाइल टाइप्स थी। फर्स्ट थी रीलिंग टाइप। जो इस टाइप के लोग होते हैं वो आमतौर पर जारहाना और गालिब होने के रुझान की इब्तदा में होते हैं। एक ऐसी शदीद तवानाई के रखते हैं, ऐसी शदीद एनर्जी रखते हैं जो किसी भी चीज या किसी भी मगलूब करते हैं जो उनके रास्ते में आ जाता है। ताहम ये लोग हमेशा गमगीन रहते हैं। Some turn the energy inward and harm themselves, such as are the case with alcoholics and drugs addicts and those who commit suicide. मतलब जो अल्कोहलिक होते हैं या ड्रग्स लेते हैं और जो सुसाइड वगैरह की होती है। सेकंड टाइप के लोग होते हैं लीनिंग टाइप। ऐसे लोग इस नौयत के अफराद हसास होते हैं जब वो इतने हसास होते हैं कि वो अपनी हिफाजत के लिए अपने इर्द गिर्द खुद ही बाउंड्रीज अपनी करते हैं सेव और वो जिंदगी के चैलेंजेस से गुजरने के लिए दूसरों पर इन्हिसार करते हैं और उन पर तवानाई जो एनर्जी है उसका खुलासा नहीं होता है और वो दूसरों की ही ऊपर डिपेंड करके अपनी लाइफ को गुजार रहे होते हैं। दे लेक एनर्जी in essence and depend on the energy of others. They are also prone to phobias, anxieties, obsessions and compulsions, general anxiety and association, etc. Next है assessment techniques.
असेसमेंट टेक्निक्स में है, Alfred sought to understand the individual's personalities by focusing on early childhood experiences. इसने 3 बड़ी तकलीफें इस्तेमाल की थी, अर्ली रिकलेक्शंस, ड्रीम एनालिसिस एंड बर्थ ऑर्डर एनालिसिस. Dream analysis. Adler believed that birth recollection पे है, early recollection. Adler believed that reports by patients of their earliest memories provides valuable insights into their unique style of life. He maintained that patients were very willing to discuss these memories. To illustrate the importance of these memories, Adler ने एक वुमेन थी जिसकी रिकलेक्शन की रिपोर्ट की. उस औरत की रिपोर्ट में ये था कि जब वो 3 साल की थी तो उसके फादर ने उसको एक पोनी गिफ्ट किया था, और जो उसकी बड़ी बहन थी वो एक हॉर्स राइडिंग करती थी. और जब वक्त के साथ साथ वो जब मतलब वो अपने उसको पोनी राइड को अपनी बड़ी बहन के साथ कंपेयर करती थी जब वो राइड करती थी हॉर्स की. और उस वुमेन के केस को देखकर फिर उस पे जब वर्क करना शुरू एडलर ने किया था, तो उसने जब उसकी सारी रिपोर्ट को पढ़ा और उसके बाद उस पर रिसर्च की, तो उसे पता चला कि उसके इस केस का जो है ना कहीं उसकी बड़ी बहन के साथ लिंक है. फिर उसने उस चीज को देखते हुए उसकी थेरेपी की थी उस वुमेन की, और उसको रिकवर किया था. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ड्रीम एनालिसिस. एडलर ने ख्वाब के तज्जिए को हर मरीज की शख्सियत को समझने के लिए एक बड़ी टेक्निक की तौर पर इस्तेमाल किया था. फ्राइड के बरक्स जो फ्राइड however he did not focus on sexual interpretation of manifest dream content. Instead, he believed that a person's dreams are determined by his or her goal of superiority. More specifically, dreams reflect the individual unconscious consequence attempts to achieve personal goals in accordance with his or her unique style of life. और कुछ स्टूडेंट्स जिस तरह बच्चे होते हैं, तलबा होते हैं, उनको इम्तिहानात में बहुत बहादुर होते हैं, वो किसी पहाड़ पर चढ़ने और ऊपर से पहाड़ पर चढ़ने और फिर उसके ऊपर जाकर उसका लुत्फ अंदोज होना, उसको देखकर उसको एंजॉय करना, उसका ख्वाब देख सकते हैं. जब एक तालिबे इल्म जो काउंटर है वो इम्तिहानात मलतू करना चाहता है, तो वो पहाड़ से गिरने का ख्वाब देख सकता है. हर तालिबे इल्म के ख्वाब उसके मुनफरिद अंदाज़े जिंदगी के जरिए कंट्रोल होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एडलर ने cites the case of a man who was very disappointed in his wife. His primary complaint was that she did not take adequate care of their 2 children. Adler saw the complaint as a symptom of a deeper underlying hostility toward her because he believed she had not married him out of love. In the course of analysis, the man reported a dream in which he had 3 children. The youngest one lost and could not be found. The man interpreted his dream as a warning not to have more children because his wife would neglect them. जो उसकी बीवी थी वो निग्लेक्ट कर देती थी बच्चों को. While acknowledging the plausibility of this interpretation, Adler pointed out that the dream about a 3rd child might suggest instead a desire to reconcile with his wife and develop a more satisfying relationship with her. Last point है birth order analysis. मरीज की शख्सियत को समझने के लिए एडलर की तीसरी तकनीक पैदाइशी ऑर्डर का तज्जिया था. एडलर का कहना था कि उनके बाद के रवैयों पर मरीजों की पैदाइश का मुकामात के असरात का सही तज्जिया करने से उनका एतमाद जीतने में मदद मिलेगी.
Now, this emphasis on unavoidable childhood circumstances also help patients to stop blaming themselves for developing a faulty style of life. Reducing self-blame and resistance, in turn, enables patients to adopt more constructive goals and behaviors. Thank you, sir. नेक्स्ट कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं हूँ, अजान हो रही है। चलें ठीक है, अजान हो फिर उसके बाद प्रेजेंट करते हैं। Okay. Assalamu alaikum class. My name is Saida Noor Fatma and my roll number is 1611. Today my topic is existentialism and attributional theory. आवाज नहीं आ रही आपकी। कहाँ चली गई हैं आप? कौन प्रेजेंट कर रहा था, किधर चली गई हैं? जी sir. Today my topic is contributions of humanistic theories. First of all, explain the existentializations, an area of psychology concerned with the meaning of human existence. साइकोलॉजी एक ऐसा एरिया है जो इंसानी वजूद की मीनिंग से कंसर्न करता है। बीइंग इन द वर्ल्ड, द एसेंशियल आइडियाज, द सेल्फ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ वर्ड एंड द वर्ड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ पर्सन टू बीइंग टू परसीव। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर जंगल है, उसमें दरख्त गिरता है, अगर उसे कोई सुनने वाला नहीं है तो क्या आवाज भी नहीं आएगी? Non-deterministic. The essential approach is also deterministic because it urges essential approach है कि वो वजूद, क्योंकि ये लोगों को तयशुदा जिस्मानी फिजिकल लॉ के तहत देखने के खिलाफ बहस करता है। phenomenological view, the concept that people's perceptions or subjective realities and are considered valid data for investigations. ये कॉन्सेप्ट है कि लोगों की परसेप्शंस के लिए, सब्जेक्टिव रियलिटीज को समझने के लिए वैलिड डाटा होना चाहिए। ह्यूमनिज्म, द फिजियोलॉजिकल मूवमेंट दैट एम्फसाइजेस द पर्सनल वर्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। ये एक फिजियोलॉजिकल मूवमेंट है कि जो इनफरादी शख्सियत की ज़ाती कीमत
जो है, ज़ाती जो उसकी वैल्यू है, पर्सनल वैल्यू, वो इंसानी इंपॉर्टेंस पर जोर देती है। गिवन अ रोल ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, humanistic approaches are freer to give credit to the human spirit. इसका इंसानी रूह को निजात देने के लिए इंसानियत पसंदी से आज़ादी हासिल है। यूँ इब्राहिम मैस्लो को साइकोलॉजी में थर्ड फोर्स कहा गया था। पहले दो फोर्सेस बिहेवियरिज्म और साइकोएनालिसिस थी। टू ऑफ द लीडर ह्यूमनिस्टिक थ्योरिस्ट्स, दो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने साइकोलॉजी की फील्ड में तरक्की की। इब्राहिम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स। Humanistic psychology is a psychological perspective that rose to prominence. Humanistic psychology एक नुक्ता नज़र है जो 20वीं सदी के मिड में फ्राइड की साइकोएनालिस्टिक थ्योरी और बीएफ स्किनर की बिहेवियरिज्म की बिहेवियरिज्म थ्योरी की लिमिटेशन के जवाब में इम्पोर्टेंस इख्तियार करती है। मैस्लोस थ्योरी, इसकी थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स हैं वो इब्राहिम मैस्लो वाज बोर्न इन, इब्राहिम मैस्लो जो है वो न्यूयॉर्क में 1908 में ब्रुकलिन में पैदा हुआ। वो 7 बच्चों में सबसे बड़ा था। इसके वालिदैन रशियन थे जो अमेरिका में हिजरत कर चुके थे। मैस्लो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ अ पर्सनैलिटी स्टेट दैट पीपल अचीव देयर फुल पोटेंशियल बाय मूविंग फ्रॉम बेसिक नीड्स टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैस्लो इंसानियत पसंद नजरिया शख्सियत बयान करता था कि लोग बुनियादी नीड्स से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़कर अपनी पूरी सलाहियतों को अचीव करते हैं। और लीडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, एज अ लीडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी मैस्लो ने approach the study of personality by focusing on subjective experiences, free will and the innate drive towards self actualization. इंसानियत पसंद साइकोलॉजी के लीडर की हैसियत से इब्राहिम मैस्लो ने subjective experiences, फ्री वेल और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ मुबहम तवज्जो करके शख्सियत की मुतालिया से रुजू किया। मैस्लो एक्सपेंडेड द फील्ड ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी टू इंक्लूड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ ह्यूमन नीड्स चेंज थ्रू आउट एंड इंडिविजुअल्स लाइफस्पैन एंड हाउ दीज नीड इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। मैस्लो ने इंसानियत पसंद साइकोलॉजी की फील्ड को वुसअत दी ताकि एक्सप्लेनेशन शामिल की जा सके कि किस तरह पर्सन की लाइफ में उसकी नीड्स को चेंज किया जा सकता है और इन नीड्स से शख्सियत के डेवलपमेंट पर किस तरह असर पड़ता है। मैस्लो ने नीड्स की जब क्लासिफिकेशन की तो बुनियादी फिजिकल नीड्स से लेकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का दर्जा दिया। किसी शख्स को नेक्स्ट नीड पर आगे बढ़ने से पहले हर तरह की नीड को अचीव करना और इसमें अबूर हासिल करना जो है वो बहुत जरूरी है। मैस्लो स्टडीड द पर्सनैलिटीज ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड फाउंड दे हैड मैनी थिंग्स इन कॉमन। मैस्लो ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करने वालों की पर्सनैलिटी को स्टडी किया और पाया कि इनमें बहुत सी चीजें कॉमन हैं। ही बिलीव दैट, इसका यकीन था, द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इंडिकेट कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मजबूत पर्सनैलिटी के सिंड्रोम की निशानदेही करते हैं। मैस्लो के नजरियात पर इसकी साइंसी सख्ती के साथ साथ सकाफती तासुब पर भी तनकीद की गई थी। आगे इसके की पॉइंट्स हैं, ट्रांसकॉन्सिडेंट, सुपीरियर, एक्सीलेंट एंड सुपरमैन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग द रियलाइजिंग ऑफ वंस फुल पोटेंशियल कैन इंक्लूड क्रिएटिव एक्सप्रेशंस। के हकीकत पसंदना नजरिया के मुताबिक किसी की पूरी सलाहियत का एहसास, तख्लीकी इजहार, रूहानी रोशन ख्याली और जुस्तजू, इल्म की जुस्तजू या सोसाइटी को देने की ख्वाहिश शामिल हो सकती है। नेक्स्ट अरूज जादू। नेक्स्ट रक्षा 1591। My topic is characteristic of self-actualizers. मैस्लो ह्यूमन रेस में खुद को आला कामयाबी हासिल करने वाला पर्सन समझता है।
इसने स्टैंड आउट इंडिविजुअल पर स्टडी की ताकि ये खुद में वो प्रैक्टिस्टिक देख सके जो आला कामयाबी वाले अफराद में होती हैं। इसने अपनी रिसर्च में तलाश किया कि बहुत से लोग पर्सनालिटी ट्रेट्स को ये क्या ट्रेन आ रही है? नहीं सर, ट्रेन आ रही है? नहीं सर, आवाज इस सर तरह से आ रही है जिस तरह ट्रेन आ रही है। ये तो कुछ भी नहीं। फातिमा, अगर आपने हैंड फ्री लगाई है तो वो उतार दें। ये मैं लैपटॉप से दे रही हूँ। चलो प्रेजेंट करेंगे। बहुत से लोगों ने पर्सनालिटी ट्रेट्स को शेयर किया है। ज्यादातर लोगों में सेल्फ एक्चुअलाइजर को अवेयर करने की ग्रेट सेंस मौजूद होती है। व्यू ऑफ लाइफ और इंजॉयमेंट को मेंटेन करने की भी सहूलियत मौजूद थी। ये अपने पीक एक्सपीरियंस को बयान करती है। जब ये सर्टिफिकेशन में इंटेंस डिग्री को महसूस करते हैं, वो अफराद यूनाइटी ऑफ फीलिंग्स और मीनिंगफुलनेस एक्टिविटीज में एक्टिवली होते हैं। डिस्पाइट दिस फैक्ट मोस्टली पर्सनल रियलिटी से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं और ये प्रॉब्लम्स को ढूंढते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। इन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि जो लेवल डेवलप किया गया है इसको चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन स्पॉन्टेनिटी एंड रेजोनेंस को चेंज किया जा सकता है। बहुत से छोटे से ग्रुप के साथ होते हैं। ऑफ मैस्लो थ्योरी, मैस्लो आइडियाज पर साइंटिफिक की वजह से तनकीद की गई साइंटिफिक कैटेगरी की वजह से तनकीद की गई साइकोलॉजिकल स्टडी एज अ साइकोलॉजिकल स्टडी। इसकी रिसर्च पर एम्पिरिकल एविडेंस की कमी की वजह से सवालात उठाए गए। बिकॉज सब्जेक्टिव नेचर ऑफ स्टडी जामिया नुक्ता नज़र वेरिएबल अलाउ करती हैं, लेकिन सही दुरुस्तगी के साथ रिसर्च के लिए कांस्टेंट वेरिएबल्स ट्रू एक्यूरेसी की शिनाख्त करता। साइकोलॉजिस्ट वरी आल्सो के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पर ज़्यादा फोकस सोसाइटी में पर्सनालिटी डेवलपमेंट को अप्रिशिएट करते हैं। फर्दर मोर हिरार्ची नीड्स पर तहजीबी तासुब का इल्ज़ाम लगाया गया है, जो कि मेनली वेस्टर्न वैल्यूज़ और आइडियोलॉजीज़ की कॉपी यानी अक्कासी करती है। क्रिटिसिज्म आर्ग्यू के ये कॉन्सेप्ट ईच कल्चर में कंसीडर किया जाता है, इसके लिए यूनिवर्सल तौर पर आर्ग्यू नहीं किया जाता। आगे समराइज रोगर्स ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। कार्ल रोगर एक ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पर्सनैलिटी थ्योरी को डेवलप किया। इन्होंने ह्यूमन पर्सनैलिटी को तश्कील देने के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजिंग को मेंटेन दी। रोगर्स बिलीव दैट के रियलिटी पर्सन सब्जेक्टिव और फिनोमिना फील्ड के साथ हरकत पर रिएक्ट अमल करते हैं जो कंटिन्यूसली चेंज हो रही हैं। इस टाइम के बाद पर्सन बहुत से कंसेप्ट यानी डेवलप करते हैं जो कि फील्ड ऑफ रियलिटी और फीडबैक की बेस पर होते हैं। सेल्फ कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट के लिए पॉजिटिव रिगार्ड अहम है। पॉजिटिव अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एक ऐसा माहौल है जो कि प्री कंसीव नेशन से पाक है। कंडीशनल कंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड से बड़ी हुई है जिसे कामयाब समझने के लिए भी हासिल करना जरूरी है। रिगार्ड ह्यूमन बींग्स पॉजिटिव रिगार्ड और कंडीशनल स्टेट्स की बेस पर आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ को डेवलप करते हैं। अगर किसी पर्सन की रियल सेल्फ उसकी आइडियल सेल्फ से मिलती है तो इसे इत्तेफाक कहा जाता है। दाना अफराद की तरक्की की सहूलियत पर तवज्जो दी और पर्सनैलिटी और खुद के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग में बहुत कंट्रीब्यूट तावन किया। रोगर्स और मैस्लो की इंडिविजुअल चॉइस थ्योरी पर फोकस थी और इस पर काबू नहीं रखते थे कि ये बायोलॉजिकल डिटर्मिनिस्टिक है। इन्होंने फ्री और सेल्फ डिटर्मिनेशन पर जोर दिया। हर फर्द की ख्वाहिश है कि वह बेहतरीन इंसान बन सकें। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ने इंसान की एक्सटर्नल और इंटरनल दुनिया पर बहुत जोर दिया है कि इंसानी फर्द एक मुतहरक तख्लीक
तजर्बा करने वाले जो हाल में रहते हैं और मौजूदा ख्यालात और रिश्तों का मौजूदी तौर पर जवाब देते हैं। इस रुझान को हकीकत में लाने की इस्लाह की जो इसके आला तरीन मुमकाना सलीयत पर कामयाब होने के लिए किसी फर्द में बुनियादी जबलत की तरफ इशारा करती हैं। अफराद पर मनवी मुशा नेक्स्ट है कोई कि नहीं? नेक्स्ट अक्सा। यस सर है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सलाम। सर। चले प्रेजेंट करना अस्सलाम शुरू वालेकुम करो। सर। क्या हो गया है कासिम? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर जी? ठीक ठाक। सर जी स्टार्ट करूं? वो नहीं। अक्सा कह रही मैंने प्रेजेंट करना है, आप कह रहे हैं मैंने प्रेजेंट करना है, पहले फैसला कर ले। सर जी मेरा छोटा सा रीजन है, फिर ना मैं लेट हो जाना, प्रेजेंटेशन रह जानी है मेरी सर जी, सो प्लीज। भाई आप करते पहले। चले कर अच्छा ले। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज कासिम अली and my present topic personality development and the self concept. So the personality development and the self concept Rogers based his theories of personality development on humanistic psychology and theories of subjective experience. सर जी शख्सियत की नशोनुमा और मसलन ये सेल्फ कंसेप्ट है जो रॉजर्स ने इंसानियत की नफ्सियात और शख्सी तजर्बे के नजरियात पर ना इनकी शख्सियत की नशोनुमा के नजरियात की बुनियाद रखी थी। इनका ख्याल था कि हर शख्स तजर्बात की एक मुस्तकिल बदलती दुनिया में मौजूद है जिसका वो मरकज है। मसलन जो मसलन हर लम्हे हर घड़ी बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। तो इसने इसलिए कहा था ये कि इंसान एक ऐसी तजर्बात की दुनिया में रहता है कि ये जो मुख्तलिफ टाइम में चेंज होती रहती है और इंसान इसका मरकज होता है। एक शख्स अपने गैर मामूली मसलन सर जी गैर मामूली फील्ड होती है जो उसमें तब्दीलियों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करता है। मसलन कोई तब्दीली होती है उसके आसपास, फॉर एग्जांपल सर जी कोई भी वाकया होता है जिससे उसके माहौल में या उसके आसपास तब्दीली रूनमा होती है, तो इस वजह से सर जी वो अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करता है उसके अगेंस्ट, जिसमें बैरूनी अशिया और अफराद के साथ साथ अंदरूनी ख्यालात और जज्बात वगैरह शामिल होते हैं। इंसान सर जी नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग्स बिहेव देयर एक्सटेंड इन यूनिकली। सर जी यानी कि इसने कहा है कि इंसान जो है ये बाशऊर है और बाशऊर होने से इसको ये शऊर होता है, इसके इख्तियार में होता है कि वो सही गलत का फैसला कर सकता है। इंसानी शऊर में हमेशा दूसरे लोगों के तनाजर में अपने बारे में शऊर शामिल होता है, यानी कि जो इसका इसको शऊर होता है ना उसमें इसका अपने बारे में भी शऊर शामिल होता है कि वो खुद क्या है, वो क्या करता है, वो कैसी शख्सियत और वो कैसा इंसान है। सर जी इंसान अहदाफ का असूल करता है मसलन और बात से आगाह होते हुए कि वो मुस्तकबिल के वाक़यात का सबब बनता है, कि यानी कि उसको शऊर होता है सर जी कि वो मुस्तकबिल में क्या काम होना है, तो उसके बारे में मसलन वो पहले से तैयार रहता है क्योंकि उसको शऊर होता है, तो इस लिहाज से वो और आगाह होते हैं और मुस्तकबिल के वाक़यात का सबब बनते हैं। तो आगे सर जी राजद का ख्याल है कि तमाम सलूक मसलन खुद को हकीकत पसंदी करने के रुझानात से मुतासर होता है जो किसी फर्द को अपनी आला सतह पर हासिल करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। माहौल और दूसरों के साथ साथ इनके बाहमी राबतों के नतीजे में एक फर्द खुद या खुद से मुतल्लक तस्वर का एक ढांचा तश्कील देता है। सर जी आगे रियल सेल्फ एंड आगे सर जी एक मिनट सर जी सर जी आइडियल सेल्फ है और रियल सेल्फ है। आइडियल सेल्फ वर्सेस रियल सेल्फ सर जी इसमें सर जी ये कहा गया है कि राजन ने खुद को मसलन दो अक़साम में तकसीम कर लिया है, रियल सेल्फ और सर जी ये अपना आइडियल सेल्फ, इन दो अक़साम में खुद को राजन ने तकसीम किया हुआ है।
सर जी जो रियल सेल्फ होती है वो बंदे का खुद होता है, यानी कि वो खुद क्या है, वो क्या चीज है। इसके बाद सर जी जो आइडियल सेल्फ होता है वो मसलन आइडियल सेल्फ ये होता है कि इंसान किस तरह का बनना पसंद करता है, मसलन कि वो किस तरह का अपने आप को बनाना चाहता है, ये उसका आइडियल सेल्फ होता है सर। राजर ने सर इस ख्याल पर तवज्जो दी थी कि हमें इन दोनों नफ्स के माबैन मसलन आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ है ना, जो इनके दरमियान मुस्तकिल मिजाजी हासिल करने की जरूरत होती है। जब हमारा खुद के बारे में ख्यालात जो हमारे हैं ना वो मसलन मुस्बत होते हैं ना सर जी, तो एक ये रियल सेल्फ और ये जो आइडियल सेल्फ है इसमें अच्छा तल्लुक होता है। राजर ने सर गैर मशरूत मुस्बत वाले से या गैर मशरूत मोहब्बत की अहमियत को बढ़ा दिया है। गैर मशरूत मोहब्बत एहतराम के माहौल में परवरिश पाने वाले अफराद जिसमें कोई पेश की ऐसी शरायत मौजूद नहीं है। मसलन सर जी एक बंदा जिस माहौल में रहता है उस माहौल में रहते हुए उसको मोहब्बत और एहतराम और इज्जत पाने के लिए लाजमी है कि जिस माहौल में वो रहता है उसके शरायत और ज़वाबित पे भी सर जी अमल करे। फॉर एग्जाम्पल सर जी एक खानदान की मिसाल ले लेते हैं हम कि एक बंदा एक खानदान में सर रहता है, तो अगर उस खानदान में वो अच्छा अपने आप को दिखाना चाहता है, अच्छा शो करवाना चाहता है कि मैं अच्छा हूँ, ठीक हूँ, तो उसको जो खानदान के असूल हैं, रूल्स हैं ना उस फैमिली के, उनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी उसकी खानदान में भी इज्जत होगी और नाम और वो बावकार बंदा माना जाएगा। जी सर, थैंक यू, मेरा टॉपिक खत्म हुआ सर। नेक्स्ट कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। मैं आपको लिंक दोबारा सेंड करता हूँ, टाइम खत्म हो गया है, तो मैं लिंक दोबारा सेंड करता हूँ, फिर आप प्रेजेंट करें। ओके ओके सर। बिल्कुल।